बलरामपुर जिले के सनावल थाना के लिबरा गांव में रेत तस्करों ने ट्रैक्टर से कुचलकर एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इस वारदात को किसने अंजाम दिया ये अब तक पता नहीं चल सका है। घटना के बाद से कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है, जबकि पुलिस एक्शन मोड में है। एक रिपोर्ट आप देखें। छत्तीसगढ़ में रेत का बड़ा खेल, माफिया के आगे प्रशासन ढेर। कौन लगाएगा रेत माफिया पर लगाम? रेत माफिया पर क्यों नहीं है प्रशासन का खौफ? ये ऐसे सवाल हैं जो गाहे बगाहे छत्तीसगढ़ में सामने आ ही जाते हैं, लेकिन प्रशासन है कि इन पर कार्रवाई नहीं कर पाती। अब तो इन्होंने इंतहा पार कर दी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रेत माफिया ने एक पुलिसकर्मी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे पुलिस जवान शिव भजन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सनावल थाना क्षेत्र के लिब्रा गांव की है। इस इलाके को कृषि मंत्री रामविचार नेताम का गृह क्षेत्र माना जाता है। झारखंड की सीमा से लगा हुआ लिब्रा गांव नदी के कारण 2 राज्यों में विभाजित हो जाता है। काफी सालों से यहाँ रेत की अवैध तस्करी की जा रही है, लेकिन आज तक प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा भाई पुलिस में थे, उसको घटना हुआ है रात में, फोन किए थे गांव में, तो गांव वाला बताया कि बचन के एक्सीडेंट हो गया है। रेत की तस्करी रोकने के लिए 4 पुलिसकर्मी मौके के लिए रवाना हुए थे, लेकिन तस्करों ने सिर्फ 1 पुलिसकर्मी की हत्या की, जबकि बाकी पुलिसकर्मी मौके से भाग खड़े हुए। इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिले के कनहर समेत अन्य नदियों से लगातार रेत की तस्करी की जा रही है और तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो प्रशासन के ऊपर भी हमला करने लगे हैं। पुलिस वाले पूरा बालू रोकने के लिए, वहाँ पर बालू का चोरी हो रहा था, उसको रोकने के लिए गए हुए थे 4-5 लोग। जितने भी कनहर नदी से लेकर हर नदी पर गाड़ी ट्रैक्टर लगे रहती है और ग्रामीण रोकने का प्रयास करते हैं तो रोकने का थम भी नहीं लगता है। बड़े बड़ी मशीनें लगाकर ट्रकों से, ट्रैक्टरों से भारी मात्रा में रेत निकाला जाता है। प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। घटना के बाद एसपी समेत अन्य पुलिसकर्मी ने मौके का जायजा लिया, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। वहीं सरगुजा आईजी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर टीआई दिव्याकांत पांडे को निलंबित कर दिया। इधर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर है। पुलिस अधीक्षक हो, सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश है, किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां कहीं भी संचालित नहीं हो। अवैध कोयला या अवैध उत्खनन के संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही हमारे अधिकारियों द्वारा बरती जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ऐसा बताया गया है। मौका है, वारदात क्या है, कैसे है, फैक्ट्स आने दीजिए। प्रशासन पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई कर रही है, हम सबको उन पे भरोसा करना चाहिए। इस तरह के काम में देखते हैं, या तो माइनिंग वाले देखते हैं, या पुलिस वाले देखते हैं, या फिर रेवेन्यू के अधिकारी देखते हैं, और कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। और सरकार के संरक्षण के नाम से ही इस तरह की घटनाएं हो रही है। रामानुजगंज की जीवनदायिनी कही जाने वाली कनहर नदी से रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। बार बार शिकायत के बाद भी प्रशासन रेत माफिया पर नकेल लगाने में नाकाम है। ऐसे में क्या एक पुलिसकर्मी की हत्या के बाद प्रशासन की नींद टूटेगी? क्या रेत तस्करों पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी? ये बड़ा सवाल है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर। बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। कर्रे गुट्टा ऑपरेशन। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 22 नक्सलियों के शव में 11 नक्सलियों के शव की पहचान हो चुकी है। परिजनों को सौंप दिया गया है। बाकी बचे हुए की शिनाख्त जारी है। मामले में कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने सवाल खड़े किए हैं। सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। लगातार विपक्ष से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा है कि सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। अभी तक भी सरकार की तरफ से कोई भी इस मामले में प्रेस विज्ञप्ति या स्टेटमेंट नहीं आना कहीं न कहीं मामले को संदेह और बनाता है। हम भी मांग करते हैं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी सरकार की तरफ से विज्ञप्ति आए, यह स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। दंतेवाड़ा में 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें एक इनामी महिला नक्सली भी शामिल है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। आत्मसमर्पित महिला नक्सली कुमारी मोताय आमदई LOS सदस्य के पद पर काम कर रही थी
और कई इलाकों में ये एक्टिव थे। भोपाल के सनराइज गार्डन में लगी भीषण आग। गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर्स में आग लगी है और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। अयोध्या बाईपास स्थित सनराइज गार्डन का ये मामला है। गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर्स में आग लग गई। सनराइज गार्डन में ये आग लगी है। छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के फर्जी लेटर पैड मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। रायपुर पुलिस ने छिंदवाड़ा से गीतेश पराड़कर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल सितंबर 2019 में अनुसुईया उइके के दस्तखत के साथ एक फर्जी पत्र वायरल हुआ था, जिसमें बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त की बातें लिखी थी। पत्र के वायरल होने के बाद विशेष सचिव ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की थी और इसके बाद आरोपी महामंडलेश्वर अजय रामदास को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें गीतेश पराड़कर का भी नाम शामिल था, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया। गुरुजी के साथ मिलकर एक व्यक्ति ने भी उस घटना को कारित किया था। उसके लिए कल रायपुर से पुलिस आई थी। उन्होंने हमें उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए सहयोग मांगे थे, तो रायपुर पुलिस का हमने सहयोग करे और उसमें एक व्यक्ति था गीतेश पराड़कर, पिता शरद पराड़कर। ये बड़वन का रहने वाला है। मामले में उसकी संलिप्तता होना उन्होंने बताया, तो हमने उस व्यक्ति को साथ में लाकर रायपुर पुलिस को सौंपे हैं। रायपुर पुलिस अग्रिम कार्रवाई के लिए उसे अपने साथ लेकर गई। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कोरबा शहर में किस तरह से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इससे आप समझ सकते हैं। देखिए, एक बाइक है, 5 लोग बैठे हैं और ये जो वीडियो है ये टीपी नगर चौक के पास से होकर गुजर रहे हैं युवक। ये वहीं का वीडियो है। हिंदी गाने के साथ इस वीडियो को अपलोड किया गया। बताया जा रहा है कि बाइक का नंबर UP 64X9759 है। बाइक सवार युवक कुआं भट्ट से होकर शहर की तरफ घूमते दिखते हैं। शाम का वक्त का ये वीडियो है। वीडियो वायरल है और कोरबा में जो ट्रैफिक पुलिस है वो कितने मुस्तैद हैं, आप इस वीडियो को देखकर बस समझ जाएं। उसके संबंध में हमने पता किया, यूपी की गाड़ी थी, प्राइवेट फर्म का नंबर दिखा रहा है। बाकी स्पेसिफिकली लड़कों को के बारे में पता नहीं चल पाया क्योंकि बाहरी लोग हैं, बताया जा रहा है। किंतु सभी पुलिस के जो थाने कोरबा में उनको बता दिया गया है और जो बाहरी लोग हैं उनके संबंध में पता किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता वाली जिला योजना समितियों की बैठक न होने पर वो भी समय से विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार जिला सरकारों को कमजोर बना रही है। एक रिपोर्ट आप देखें। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने जिलों के प्रभारी मंत्री तो नियुक्त कर दिए, लेकिन कई जिलों में जिला योजना समिति की बैठकें ही आयोजित नहीं हो पाई हैं। बात करें जबलपुर की तो डिप्टी CM और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को जबलपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया, लेकिन उन्होंने जिला योजना समिति की एक बैठक नहीं ली। ऐसे में कांग्रेस सत्ता पक्ष पर हमलावर है। हालांकि बीजेपी उसे सब्र रखने की नसीहत दे रही है। जब यहाँ के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव जी थे, महज 2 बार जिला योजना समिति की बैठक हुई। किसी भी तरीके से जो पूरा पावर है वो अपने अंदर, अपने बीच में सेंट्रलाइज रखना, अपने तरीके से विकास की बात करना, विकास करना नहीं, सिर्फ विकास की बात करना। जिला योजना समिति की बैठक प्रभारी मंत्री का विशेष अधिकार है और जब प्रभारी मंत्री जी आएंगे तो निश्चित ही बैठक होगी। जहाँ तक विकास की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अनेकों विकास के कार्य जो जनता के सामने है। बीते 1 मई को जबलपुर आए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के सामने भी जिला योजना समिति की बैठक न होने का मुद्दा उठाया गया। तब CM ने जिला विकास समितियों से जिले का विकास करवाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद कांग्रेस सिर्फ नाम बदलने की बजाय काम करने की दुहाई दे रही है। हमारे जिले के अंदर विकास समिति के मॉडल के आधार पर प्रदेश का विकास का पैमाना जिले स्तर से जोड़ करके चलने की हमने पिछले बजट के सत्र में घोषणा की थी और उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से मैंने उसकी थोड़ी लघु एक तरह से स्वरूप भी रखने का प्रयास किया। जो उनकी पार्टी है वो सिर्फ नाम पे ही ज़्यादा फोकस करती है, पब्लिक के किसी समस्या से कोई सरोकार नहीं है। जिला योजना समिति हो या फिर जिला विकास समिति,
जिले की जनता को जिले के विकास और जनप्रतिनिधियों को स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की स्वीकृति से मतलब होता है। ऐसे में जब कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है तो देखना होगा कि इस संवैधानिक प्रावधान का पालन करने में कितनी तेजी दिखाई जाती है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। मंडला जिले के बिछिया और मोती नाला थाना में तैनात हॉक फोर्स के 28 जवानों को वक्त से पहले प्रमोशन दिया गया। इनमें 5 उप निरीक्षक से निरीक्षक और 1 सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक, 3 प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक, 1 कार्यवाहक प्रधान आरक्षक से प्रधान आरक्षक और 18 आरक्षक से प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नत हुए हैं। ये सम्मान बालाघाट जिले के लांजी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे और ये सम्मान उन्हें दिया गया। दो अप्रैल को जानकारी मिली थी पुलिस को, उसमें से जो इनकाउंटर हुआ था उसमें 2 हार्डकोर नक्सल को पुलिस को मारने में सफलता प्राप्त हुई थी। 28 पुलिस के अधिकारी जवानों ने इस इनकाउंटर में भाग लिया था। उनको आज माननीय CM साहब के द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पुलिस के उनको आउट ऑफ टर्न पदोन्नति दी गई है। सुशासन तिहार का तीसरा चरण छत्तीसगढ़ में जारी है और इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सोमवार को राजनांदगांव जिले के टेढ़ेसरा गांव पहुंचे और शिविर में शामिल हुए, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपए के 22 कार्यों और इन कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। $18 लाख से ज्यादा लोगों के मकान विष्णुदेव साय के आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत किया। सबसे ज्यादा डिमांड यदि पूरे प्रदेश में जो आ रहा है तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो भूपेश ने 5 साल बंद करके रखा था, 18 लाख देने के बाद भी अभी लाखों आवेदन आ रहे हैं, जिसका निराकरण हमें आने वाले 3 साल में करना है। खबर जशपुर से, जहां पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 155 से अधिक लापता बच्चों को ढूंढकर उनके परिजनों को सौंपा। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने पिछले सप्ताह 5 बच्चियों को ढूंढा, सकुशल परिजनों को वापस लौटाया। SSP ने बताया कि जशपुर पुलिस ने चौकी दोकड़ा क्षेत्र के मामले में एक नाबालिग बच्ची को केरल से ढूंढकर परिजनों को सौंपा। साथ ही पुलिस ने नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर ले जाने और शादी का झांसा देने वाले नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। और जशपुर पुलिस का जो ऑपरेशन मुस्कान चल रहा है उसके तहत लगातार हमारा अभियान चल रहा है। इस सप्ताह में हम लोगों ने इस बच्ची के समेत 6 बच्चियों को देश के विभिन्न हिस्सों से और राज्य के विभिन्न हिस्सों से बरामद करके ले आए। आगे भी अभियान जारी रहेगा। जबलपुर शहर के कुछ कलाकार चित्रकारी के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने का काम कर रहे हैं। एक कलाकार ने शहर के व्यस्ततम रानीताल चौराहे पर एक बोर्ड लगाया। पेंटिंग के जरिए लोगों को यातायात के लिए जागरूक करने का प्रयास किया है और प्रशासन को भी आईना दिखाने का काम किया। पेंटिंग में कलाकार ने घायल पड़े राहगीर यमराज CM डॉक्टर मोहन यादव, माफ़ कीजिएगा यमराज, इसके अलावा CM डॉक्टर मोहन यादव, कलेक्टर और SP की तस्वीर लगाई है। चित्रकार को लगता है कि यही वो 4 चेहरे हैं जो इस बदहाल यातायात के लिए कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है ये 4 लोग ही समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। परमानेंट ना से टेम्परेरी कोई व्यवस्था करें इस चौराहे में यातायात को सुगम बनाने हेतु, या तो चौराहे को बनाएं, सिग्नल लगा दें, कुछ नहीं तो 4 कांस्टेबल 4 लोग पुलिस वाले ना हो, कम से कम यातायात को सुगम बनाए दें। पन्ना से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पूरी बारात वापस लौट गई। लड़के वालों ने दहेज में 1 लाख रुपए मांगे थे। दुल्हन पक्ष ने थाने में शिकायत की है। केस दर्ज किया गया है। अजयगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। तो दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो पूरी बारात वापस लौट गई। पन्ना में यह सब हुआ है। अजयगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। शिकायत पुलिस तक पहुंच चुकी है।
तो दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो बारात वापस चली गई। पन्ना का यह मामला है। अजयगढ़ थाना क्षेत्र में यह सब कुछ हुआ है, घटा है। पुलिस को शिकायत की जा चुकी है और पन्ना में यह सब कुछ सामने आया, जहां पर जो मांग थी दूल्हे पक्ष की तरफ से वो पूरी नहीं हुई तो फिर पूरी बारात वापस चली गई। अमित खरे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। क्या कार्रवाई हुई अमित इस पर? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि ये अजयगढ़ के बहरवाड़ा का मामला है, जहां पर ये रानी साहू का विवाह पास के ही अजयगढ़ थाना क्षेत्र के सिंहपुर में तय हुआ था। बाकायदा बारात आ चुकी थी, शादियों की तैयारी चल रही थी, दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, बाकायदा कार्यक्रम चल रहे थे। लेकिन अचानक ही जैसे ही बारात शादी के स्थान पर पहुंची, अचानक ही लड़के पक्ष के पिता ने 1 लाख रुपए की मांग कर दी। जब मांग पूरी नहीं हुई तो बेरंग बारात वापस लौट गई और दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाई रही। इस पर से अजयगढ़ थाने में लड़की पक्ष ने मामला दर्ज कराया है और दहेज की विभिन्न धाराओं के तहत लड़के पक्ष के ऊपर के 3 लोगों के ऊपर मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात की जा रही है। जी, नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। सीहोर में आइसक्रीम खाने से करीब 11 बच्चे बीमार हो गए। सिविल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आष्टा थाना क्षेत्र का मामला है। तो आइसक्रीम खाने से 11 बच्चे सीहोर में बीमार हो गए हैं। इलाज किया जा रहा है अस्पताल में उनका। आष्टा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो पिछले एक हफ्ते से राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में ओले और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, लेकिन अब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश के 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर सभी जिलों में बारिश की संभावना है। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। अभी मध्य प्रदेश में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज चल रही है। ये प्री मानसून का एक फीचर ही है। लास्ट कुछ दिन में हमें टेम्परेचर काफ़ी नीचे आए थे, अभी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। तो आने वाले 4-5 दिन में प्रदेश में टोटली देखा गया तो 3 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी ने आज देश को संबोधित किया और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेताया। क्या कहा पीएम मोदी ने, सुने। भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई।
भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, के संबोधन पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि
पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का उद्घोष किया है। युग आतंकवाद का नहीं, भारत के संदेश समझने के लिए ये वाक्य केवल काफी है। एक एक शब्द से हमारे हर भारतीय का सीना 56 इंच का किया है। न केवल हमारी उन विधवाओं का जिनका सिंदूर उजड़ा था उनका हिसाब चुकता किया है, बल्कि देश को भरोसा दिलाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण से संबोधन करते हुए आत्मविश्वास से भरपूर कर दिया है, ऊर्जा से लबरेज कर दिया है, उत्साह और उमंग से सेनाओं का हौसला बढ़ाया है। जिस प्रकार सोशल मीडिया में लोगों ने समाज के बीच में भ्रांतियां फैलाई थी, वो भ्रांति एकदम क्लियर हो गई कि युद्ध स्थगित हुआ है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। सीज फायर के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने क्या कहा, आप सुने। बड़ी स्पष्टता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामर्थ्य और संयम हमारे देश के दोनों का जिक्र। कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थीं, उनके निवास में उनकी हत्या हो गई थी। उनको समय इन्होंने क्या किया था? इससे पहले कितनी हत्याएं जम्मू कश्मीर में हुई, इन्होंने उस समय क्या किया था? इससे पहले देश में और क्या क्या स्थितियां थी, इन्होंने क्या किया था? अभी इस ताकत के साथ जवाब दिया गया है, उसके बावजूद भी अगर राजनीति करना है तो एक अलग बात है। बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है कि कांग्रेस के कोई बड़े नेता इस तरह से बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उन आतंकवादियों के साथ में ये लोग भी थे शामिल। उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और पूरा देश से उन्हें क्षमा मांगना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी के संबोधन के बाद भिलाई की जनता क्या कहती है, सुने। आतंक अगर आतंक है तो युद्ध है, अगर आतंकवाद नहीं है तो युद्ध नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आज यही संदेश दिया है कि हम दोनों बातों को एक साथ नहीं सहेंगे। जल और युद्ध एक साथ नहीं हो सकता। हमारी जो नीति है पूरी स्पष्ट है। आतंकवाद के साथ हम किसी भी तौर पर हम समझौता नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला आतंकवाद और बात दोनों एक साथ नहीं चल सकती। मोदी जी ने जो भी निर्णय लिया है वो देश के लिए कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। ये परेशानी से पूरा देश इतने सालों से जूझ रहा है, तो हम चाहते हैं कि एक बार ये जो मौका मोदी जी के रहने के समय में आया हुआ है, एक बार कुछ निर्णायक हो। निश्चित रूप से उन्होंने क्लियर किया है कि ये जो लड़ाई है कोई सीज फायर नहीं हुआ है, ये सिर्फ स्थगित किया गया है। अगर कोई भी आतंकी हमला फिर से पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये भी आप सुने। देश में सुरक्षा होना चाहिए, सब नागरिक को अच्छा से आने जाने के लिए भी सुरक्षा होना चाहिए। आगे आतंकवादी खत्म करें, देश में शांति बनाए रखें। युद्ध की वास्तविक स्थिति जो पाकिस्तान पे अटैक भारत ने किया था, उसमें अपनी रणनीति को उन्होंने स्पष्ट किया है, अच्छी बात है। जो प्रधानमंत्री जी जो उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। इससे हम जनता लोग संतुष्ट हुए हैं। बॉर्डर में जो हो रहा है दोनों साइड से बहुत ही गलत बात है। इंसानियत को, एक इंसान को मारना मतलब पूरी कौम को मार देना, और एक अगर इंसान को बचा लिया आपने मतलब पूरी कौम को बचा लिया। जो पाकिस्तान में घुस के जो हमारे सैनिकों ने अपना हौसला बढ़ा के जो किया, वहाँ के लिए मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और पीएम मोदी के संबोधन पर रायपुर की जनता क्या कहती है, ये भी आप सुने। देश के इतिहास में अगर देखा जाए तो मैं मानता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बयान दिया गया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ये वाजिब उनने सही कहा है। अभी तक पुरानी सरकारों ने बहुत सहा, देश को बहुत सहना पड़ा। अब मोदी जी का राज है। मोदी जी हैं तो किसी भी चीज़ में बख्शने की बात तो है ही नहीं। जितना इन्होंने आतंक मचाया है उसका जवाब मिल रहा है और पूरी तरीके से मिलेगा, ये मान के चलिए आप। जो भी थॉट्स आ रहा है ना, नेक्स्ट विद इन 5 मिनट में हमारे न्यूज़ में आ जा रहा है कि हमें जो करना चाहिए ये हमें, अरे ये तो एक्शन में हो गया, ये राइट है, ये हमारे मोदी जी के लिए हमने निश्चित होकर हम बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया है वो उनको मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की हरकतें रही हैं पहले कि वो फायरिंग करना बॉर्डर पे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हरकतें हो रही थी, तो वो ना हो, इसीलिए वो ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है। और जब तक ये चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई तब तक वो
बंद नहीं होंगी। और पीएम के संबोधन पर रायगढ़ की जनता क्या कहती है, यह भी आप सुने। मोदी जी हैं तो हमारे को कोई डर नहीं है, हम सेफ हैं, और सीज फायर किए हैं तो कुछ सोच समझ के किए होंगे। मोदी जी भारत के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। मोदी जी के एक एक शब्दों में गहराई है। मोदी जी हमेशा सभी सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, इस पे उनका रहता है। तो भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हो गई हो, लेकिन एमपी के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव शहर ग्वालियर ने अपनी तैयारियों को जारी रखा है। सोमवार को यहां पर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें 1000 से ज़्यादा कर्मचारी और अफसर मौजूद रहे। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशंस में सिविल रिस्पांस किस प्रकार का हो, इसके विभिन्न ड्रिल्स होती हैं और इसका एक चिन्हांकन और लोगों का रिक्रूटमेंट का एक तरीके से एक प्रोसेस हम लोगों के यहाँ पे शुरू होने जा रही है। ब्लैकआउट के जो ड्रिल्स हैं, ब्लैकआउट का जो एसओपी है, वो किस प्रकार से नीचे हमारे बिल्कुल लास्ट सिटीजन तक पहुँच सके, इसी को लेकर के आज ये वर्कशॉप की है। प्रिवेंटिव ऑर्डर्स जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं और ड्रोन्स का संचालन अभी प्रतिबंधित किया गया है। यदि किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को ड्रोन एक पर्टिकुलर एरिया में चलाना ही है तो उसकी नियमानुसार अनुमति दी जाएगी, लेकिन अनुमति उसके उपयोग को और उसके क्षेत्र को देख के दी जाएगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ विधानसभा चुनाव 2024 में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, उस पर सुनवाई जारी रखने का बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, जिसे लेकर भिलाई में बीजेपी सांसद विजय बघेल ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। चुनाव 2024 में आचार संहिता के दौरान चुनाव के ठीक पहले चुनाव प्रचार थमने के बाद भी जिस तरह से पूर्व सीएम ने अपने सरकारी तंत्र का प्रयोग कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था, उसे सभी ने देखा था। हाईकोर्ट ने एक बार फिर सांसद विजय बघेल की उस याचिका पर सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने भूपेश बघेल की विधायकी को शून्य करने का जो है याचिका लगाई थी और 2024 के चुनाव में आचार संहिता में उल्लंघन हुआ था, उसे लेकर के सांसद उस समय विजय बघेल जी विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने ये याचिका लगाई थी, जिसके बाद इस याचिका पर सुनवाई लगातार हो रही थी। और एक बड़ा अपडेट इसमें यह आया है कि भूपेश बघेल के उस पूर्व सीएम भूपेश बघेल के उस दावे को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ये अपील की थी कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है। सांसद जी, एक बार फिर हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई योग्य माना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच्चाई कभी दब नहीं सकती और झूठ का पर्दाफाश होगा, ये माननीय न्यायालय के उस न्याय भरे निर्णय से हुआ है। और हम लोग जो इलेक्शन पिटीशन लगाए हैं वो सारे प्रमाणों के आधार पर लगाए हैं। चुनाव वोटिंग के एक दिन पहले जब शांति का वातावरण होता है, जब साइलेंट चुनाव प्रचार करना पड़ता है, उस दिन पूरे बाजा गाजा के साथ, जुलूस के साथ, नारा बुलवाते हुए, अपने पार्टी के बड़े बड़े झंडे लिए हुए उन्होंने लगभग 10-12 गांव में प्रचार किया। उसका पूरा वीडियो फुटेज है, हमने कोर्ट में उसको जमा भी किया है और एक प्रमाण के साथ हमने दावा किया था, लेकिन उनके वकील ने घुमा फिराकर बहुत सारी बातें माननीय जज महोदय के पास रखी। माननीय जज महोदय जी ने बड़ा सहिष्णुतापूर्वक उसको सुना और कहा कि ठीक है, हम इसमें बाद में निर्णय लेंगे। एकदम से उसको खारिज नहीं किया, लेकिन जब अध्ययन किए तो निश्चित रूप से वो जो दावा किया गया था उसको निराधार पाया गया और वहाँ से खारिज कर दिया गया। और हमने ये कहा है कि उनका जो सदस्यता है वो शून्य घोषित किया जाए। तो बिल्कुल सदस्यता शून्य घोषित करने की जो याचिका लगी है, 18 जून को इसमें फिर सुनवाई है और जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज ने माना है कि जो सांसद विजय बघेल ने जो सबूत दिए हैं वो पर्याप्त हैं, इस पर और विचार किया जा रहा है, इसकी जांच होगी। इसके बाद 18 जून के बाद पता चलेगा कि इस पूरे मामले में क्या अपडेट आते हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। ग्वालियर में धान खरीदी में किसानों के साथ बड़ा घोटाला सामने आया। करीब 750 से ज़्यादा किसानों से ठगी की गई। 5 महीने बाद पुलिस ने कृषि मंडी के पूर्व सचिव समेत 7 लोगों को घपले में शामिल मानकर केस दर्ज किया है। मंडी के सचिव आलोक कुमार वर्मा ने घोटाले का चिट्ठा पुलिस के सामने खोला है।
इसी उपज मंडी के कुछ कर्मचारियों ने मिली भगत करके इस प्रकार से जो है उनके साथ धोखाधड़ी करी। उनकी जो कृषि उपज मंडी के जो वर्तमान सेक्रेटरी है उनकी जांच पर से जो है उनके प्रतिवेदन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 7 लोगों के विरुद्ध प्रकरण में विवेचना की जा रही है। मध्य प्रदेश की ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने गांव स्तर तक खरीदी केंद्र खोले, सरकारी कांटे लगे हुए हैं गांव स्तर पर। कोई किसान मंडी में परेशान हो, किसी ने किसी प्रकार की ठगी की है किसान के साथ, जांच सिद्ध होने पर वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये मैं आपको कहूँगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार शाम रायपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री निवास में सीएम विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को अंबिकापुर में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर में 50,000 से ज़्यादा लोगों को पीएम आवास दिया जाएगा। ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों के आवास छीन लिए थे, केंद्र ने राशि भेजे लेकिन कांग्रेस सरकार अपना अंश नहीं दे सकी। एक भी 2018 की आवास प्लस की जो सूची है उसमें एक भी पात्र शेष नहीं रहेगा। सबको मकान दिए जाएंगे और बाकी कोई रह गया तो नया सर्वे जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।